ट्राई किया है? सर ये क्वेश्चन ना ट्रायंगल था उसके ऊपर मेरे को बहुत इसके आगे निखिल ट्राई किया है? नहीं करके आओ नेक्स्ट टर्म पे पुली ब्लॉक प्रॉब्लम्स रिवाइज करके आए हो? अरे पक्का? अरे बोलो यार, आगे बढ़ना है मुझे। आओ सॉल्व करो। फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन। शुरू हो जाओ। सॉल्व मत करो पूरा, बस इक्वेशंस लिख दो दोनों। मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि तुम्हें इक्वेशंस लिखना आता है। दोनों ब्लॉक्स पे इक्वेशन लिख दो बस। लिख दी क्या? करना है यार, जल्दी यार, टाइम पास मत कर। रिवाइज नहीं करके आया मत कर ऐसा सौर। जितना मजे में जिंदगी को ले रहा है ना उतनी आसान है। समझने में क्या है जिंदगी टेंशन ही टेंशन मेरे को पूरा नहीं। मैं कह रहा हूँ तू जितनी मजे में ले रहा है ना उतनी है नहीं बेटा। is the key to success. पढ़ो बेटा पढ़ो। जी सर जी। हाँ क्यों कर रहा है यार तू? वैसे क्या है? फैशन डिजाइनिंग करना है यार? क्यों? इंजीनियरिंग क्यों पैदा क्यों? हालत नहीं लग रही तेरी। कर इक्वेशन रिवाइज करके आया नहीं आया? नहीं सर पेन में लिखा नहीं थी। कोई फायदा नहीं है नहीं पढ़ के आ रहे हो। सुन लो सीधी बात। निखिल रिवाइज करके आया? अबे यार तुम लोग को मैं क्या फिर 1 घंटा लेक्चर दूं? तो तुम्हें ऐसे ही पढ़ना है तो बता दो। ऐसे ही पढ़ना है तो बता दो। तो तुम में और बाकी बच्चों को फर्क नहीं है। ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फोर्स कितनी होगी? mg cos 37 sin mg cos 45 sin 45 mg sin 45 और ये mg sin 45 एक्सेलरेशन डाउन mg sin 45 माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू ma। पहली इक्वेशन इस ब्लॉक पे टेंशन माइनस mg sin 45 इज इक्वल्स टू
ये करो, फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन। ये कुछ याद आया? नीति सही है तुम्हारे? हो गया। बीच वाला करो। T minus 50 equal to 5. एक्सेलरेशन बताओ इसमें ठीक है। कितना 3. निखिल? हाँ सर आया। हाँ सर ये आया। निखिल मैच हुआ है? हाँ जी नीति जी, क्या मिस्टेक करी तुमने? सर मैंने 5 देने के मैंने 12 लिया, पता नहीं बाकी सब आया आंसर? हाँ स्वात, कैसे लिखी जा रही है इक्वेशंस? कुछ समझ आ रहा है? कैसे? सब वो G से मल्टीप्लाई कर रहा है ना. फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है? हाँ कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है इक्वेशन लिखने में? एफ नेट इक्वल टू, इस ब्लॉक पे ऊपर फोर्स लग रही है टेंशन, नीचे लग रही है mg, नेट फोर्स कितनी हुई? टेंशन माइनस, सो टेंशन माइनस mg इक्वल टू ma। वैसे ही इस ब्लॉक पे mg माइनस टेंशन इक्वल टू, अरे सही है, ठीक है। मैं इसमें और टाइम पास नहीं करूंगा। तुम्हें इक्वेशंस लिखनी आती हैं? क्या तुम हर एक ब्लॉक पे इक्वेशन लिख सकते हो? अरे पक्की बात? मिटा दो इसको। सुन मेरी बात, क्वेश्चन थोड़ा सा और टफ करते हैं। देखो पहली चीज ये टफ है, इससे और ऊपर चले जाओ वो भी एक टफ है। मैं कह रहा हूं मैं इससे भी ज्यादा, 2 से भी ज्यादा, 4 पर भी लगा सकता हूं। मैं तुम्हारे लिए सवाल और टफ कर सकता हूं, मेरे लिए कोई खास बात नहीं है। क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है उसको सुनो। आपको हर एक ब्लॉक पे इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ। देख सबसे पहले मेरी बात सुन, कुछ इस टाइप का सिस्टम है, ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, 2 किलो का ब्लॉक, ये पुल्ली ऊपर कनेक्टेड है 20 किलो के ब्लॉक से। बात समझे? अरे ठीक है, सबसे पहला सवाल, क्या ऊपर वाली वायर और नीचे वाली वायर या रोप में टेंशन सेम होगा? मैंने पहले ही बोला था अगर रोप अलग है तो हम टेंशन कैसे लेंगे? वो सेम आ जाए सॉल्व करके वो एक अलग बात है, बट डिफरेंट रोप्स हैव, लेट अस से इसमें टेंशन लग रही है T1, इसमें टेंशन लग रही है T2, सॉरी T1
T1 और इसमें कितना T2। ये बात समझ में आई? अरे पक्का नीति? ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन, क्या इस ब्लॉक का और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा? लॉजिकली सोच। इस ब्लॉक का और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा? मैं थोड़ा सा और आसान कर देता हूं। क्या इस ब्लॉक का और इस पुल्ली का एक्सेलरेशन सेम होगा? पर क्या इस ब्लॉक का और इस ब्लॉक का सेम होगा? तुम सेम हो सकता है, नहीं हो सकता, हम कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते। कुछ बात समझ में आई? अरे ये एक रोप से कनेक्टेड है, अगर ये रोप 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आ रही है तो ये पुल्ली 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है। ये ब्लॉक कितने से जा रहा है अपने को पता? बात समझ आई? सो लेट अस से कोई भी डायरेक्शन ले लेते हैं। लेट अस से इसका एक्सेलरेशन है a1 और इसका एक्सेलरेशन की भी कोई डायरेक्शन ले लो। तो इसकी डायरेक्शन ले लेता हूं मैं, लेट अस से ऊपर ले लेता हूं a2। बात समझ आई? अब इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? वेरिएबल कितने हैं? सबसे पहले ये देखो कितने अननोन फैक्टर्स हैं इसमें। 4, T1 T2 A1 A2। अच्छा, अगर मैं बोलूं आपको एक पूरा क्वेश्चन टैकल करना है तो बेसिकली आपको एक चारों वेरिएबल की वैल्यू पता होनी चाहिए। अच्छा, अगर 4 वेरिएबल हैं और हम चाहते हैं हमको चारों की वैल्यू पता हो तो हमको कितनी इक्वेशंस बनानी है? कुछ मैथ्स याद है? 2 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशन बनाते हो, 3 के लिए 3, तो 4 के लिए 4। बात समझ आई? अरे पक्का देख, अब इक्वेशंस कैसे बनती है ध्यान से देखो, बाद में प्रैक्टिस करते रहेंगे वो एक अलग बात है। सबसे पहले 2 इक्वेशन तो तुम्हें ये 2 ब्लॉक्स देंगे। अरे देंगे नहीं देंगे, देखना ध्यान से, मैं इक्वेशंस देख रहा हूं, कैलकुलेशन देखते रहना। इस ब्लॉक में सबसे पहले इक्वेशन mg माइनस T1 इक्वल टू ma, पहली इक्वेशन, कोई डाउट? दूसरी इक्वेशन इस ब्लॉक पे T2 माइनस mg इज इक्वल्स टू ma। पहले बताओ यहां तक क्लियर है? पक्का? ठीक है। थर्ड इक्वेशन आपको हमेशा एक पुल्ली देगी, ये मैं बता रहा हूं, आपके लिए नहीं है, मैं बता रहा हूं, दिस समथिंग न्यू फॉर यू। थर्ड इक्वेशन हमेशा कौन देगा? पुल्ली। कैसे देगी? देखो, इस पुल्ली का एफबीडी बनाता हूं मैं साइड में। सो जब मैंने इस पुल्ली का एफबीडी बनाया, इस पुल्ली पे नीचे एक फोर्स लग रही है T2, यहां पे एक फोर्स लग रही है T2 और ऊपर एक फोर्स लग रही है। अच्छा, हमने पहले ही बात की हुई है कि पुल्ली इज मासलेस। अरे यस और अरे पक्का? सो F इज इक्वल्स टू ma में m क्या है? 0। मतलब पुल्ली पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए? हमेशा, ये हमेशा होगा। ठीक है। सो T1 इज इक्वल्स टू थर्ड इक्वेशन। एक इक्वेशन हमेशा पुल्ली से आएगी। ठीक है। फोर्थ इक्वेशन आपको हमेशा कंस्ट्रेन्ड मोशन देगा। कौन सा मोशन? कंस्ट्रेन्ड मोशन। कैसे? देख, अगर ये ब्लॉक A1 से नीचे जा रहा है तो ये पुल्ली कितने से ऊपर जा रही है? A1। सही बात है। अब हम जानते हैं एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली इज एक्सेलरेशन ऑफ A प्लस एक्सेलरेशन ऑफ B बाय 2। उठा के रख दो। A1 इज इक्वल्स टू 0 प्लस A2। चौथी इक्वेशन। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं इसको, इसके आगे आई एम नॉट सॉल्विंग इट, मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि आपको इक्वेशंस लिखने में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब इसके आगे तुम 4 पुल्ली लगाओ, हालांकि 4 पुल्ली कोई लगाता नहीं है, मतलब 8 इक्वेशन थोड़ी बनाएंगे, बट मैं एक बात बता रहा हूं, कितना भी पुल्ली लगाओ, कितने भी ब्लॉक्स लगाओ, अपने को इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। हर एक इक्वेशन आपको एक ब्लॉक देगा, एक इक्वेशन आपको हमेशा पुल्ली देगी F net इक्वल टू 0।
क्योंकि मासलेस पुल्लीज है। और एक इक्वेशन हमेशा कंस्ट्रेंट मोशन देगा, हमेशा। कुछ बात दिमाग में घुसी? ठीक है, इसको बाद में उतारना, पहले उतारना। मुझे एक बात बताओ, ऊपर वाली रोप और नीचे वाली रोप में क्या टेंशन अलग है? सबसे पहले लिख दिया T1 T1 T2 T2, ठीक है। 10 kg का लेटस से एक्सेलरेशन है A1, 4 kg का लेटस से है A2 और 2 kg का है A3, ठीक है। कितने अननोन है? सर A3 A2 ही रहेगा। अगर इस पुल्ली का एक्सेलरेशन A1 है तो इन दोनों का A2 होता है क्या? कुछ बात समझ आई? कंफ्यूज मत हो। वो सिर्फ तब होता है जब सिंगल रोप हो, तब आप कमेंट कर सकते हो, वरना आप कोई कमेंट नहीं कर सकते। कितने अननोन है इधर? 5। कितने अननोन है? 3 इक्वेशन कहां से आएंगी? ब्लॉक से। चौथी इक्वेशन कहां से आएगी? पुल्ली। और 5वीं कंस्ट्रेंट से। बात समझ आई? इसको उतारो और इस पे 5वीं इक्वेशन लिखने की कोशिश करो। देखो लिखते हो, देख के मत लिखना। मंडे को मैं कैनामेटिक्स डिस्कस करूंगा एंड नेक्स्ट सैटरडे तुम्हारा 3 घंटे का एक मेजर टेस्ट हो। एक चैप्टर खत्म हो चुका है मोस्टली तीनों सब्जेक्ट में। आ जाओगे मेजर टेस्ट, तुम सिर्फ 2 घंटे दोगे, ठीक है ना? क्या हो गया भाई? ये बीच से कैसे कनेक्ट करूं? हाँ, और ये रस्सी कहाँ जा रही है? नीचे? ऐसे डायग्राम की तरह। कहता है कबूतर
आंसर लिख ली लिख ली हाँ A2 की डायरेक्शन नीचे माइनस A2 होगा लिमिट आ दो एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म नहीं हुआ अभी केमिस्ट्री में क्वेश्चन अगर साथ साथ नहीं लगाओगे सारे चैप्टर्स खराब हो जाएंगे याद रखो और नोट्स रिवाइज करो घर जाके डेली डेली नोट्स पढ़ो तो ये कहाँ रहेगा? पुल्ली का पुल्ली रहेगा कितने सही हैं सही है दो सही हैं। चार पुल्ली भी समझ में आ रहा है नेट फोर्स 0 निकल बेटा मैच करो बाकी चार ठीक है हाँ ठीक है कंस्ट्रेंट की लिखो क्या करना है? ये कुछ नहीं कर रहा है ना बच्चा दीदी क्या चल रहा है स्कूल में फिजिक्स में प्रोजेक्ट है। अच्छा इसके बाद ना हम ये खत्म हो जाएगा आज शायद नहीं खत्म हुआ तो 5 से 10 मिनट का बचेगा ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगा इसके बाद वी स्टार्ट विद फ्रिक्शन फ्रिक्शन फोर्स है उसको पढ़ेंगे फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा तो बेसिकली ये फोर्सेस का एक चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद हमें 2 चैप्टर पढ़ने हैं और जो आपके 9 से लिंक्ड है एक है वर्क पार एनर्जी 10th में था और एक है सर्कुलर मोशन ये 2 चैप्टर हमें और पढ़ने हैं उसके बाद हम घुसेंगे सेंटर ऑफ मास में सेंटर ऑफ मास पढ़ने के बाद घुसेंगे रोटेशनल में और सेंटर ऑफ मास और रोटेशनल टफ ऐसा समझो मैकेनिक्स का सबसे टफ पोर्शन है लास्ट 2 चैप्टर में उसमें बॉडी घूमती भी है और चलती भी है वो टफ सेक्शन है वो आराम से पढ़ेंगे 1 महीना खाएगा सर नेक्स्ट वीक तीनों भी सब्जेक्ट के टेस्ट है हाँ तो ये वीक मत लो ना तो रिवाइज कर दे तो आगे का देखते हैं
इसको बस। लूंगा मैं मोस्टली ये वीक भी, वो शायद 1 घंटे का ही लूंगा। तुम लोग एक चीज समझ लो, तुम लोग की नेगेटिव मार्किंग टेम्परामेंट अभी डेवलप नहीं है, उसे डेवलप एक दिन में तुम कर भी नहीं पाओगे, इट टेक्स टाइम, क्योंकि अभी तक तुम सब्जेक्टिव पेपर लिख के आए हो। अब तुम्हें वो पेपर लिखना है जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, बात समझ आ रही है? तो वो चीज डेवलप करने में टाइम जाता है, इसलिए पेपर थोड़ा ज्यादा दो। बिठा दो उसको। ये -A2 क्यों हुआ समझ में आया है? क्योंकि इसकी डायरेक्शन मैंने नीचे ली है, ठीक है? तो बेसिकली सिस्टम कितना भी बड़ा हो, आप उस पे इक्वेशंस लिख के उसको सॉल्व कर सकते हो। इक्वेशंस लिखना अब ये प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है? नेक्स्ट हेडिंग डालो रेफरेंस फ्रेम्स। बाय द वे 9-10 में तुम में से किसी ने सूडो फोर्स का नाम सुना है गलती से? हाँ सुना। क्या बात कर रहे नाम हो? सुना है। कौन से चैप्टर पे? जय सर ने बोला था कि तुम लोग मैंने पढ़ा है। क्या? नहीं पढ़ाया तुम लोग ने सुना है दोनों? कोई बता सकता है गलती से सूडो फोर्स क्या होता है? किसी को कुछ आइडिया? हाँ? रेफरेंस फ्रेम, ध्यान सुनना मेरी बात। ध्यान सुनना, अगर तुमको ये चीज समझ में आएगी, जो कि ऑब्वियसली समझ में आएगी, मुझे पता है, तो मैं तुमको सर्कुलर मोशन में ये कहानी कनेक्ट करके दिखाऊंगा। आप में से कई बच्चों को आपने पढ़ा है 100%। क्या पढ़ा है तुमने? मैं बताता हूँ, सेंट्रीपीटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बट मैं गारंटी से बता सकता हूँ तुम में से कई बच्चों को उन दोनों में डिफरेंस क्लियर नहीं होगा, ठीक है? ये पढ़ाने के बाद अभी तो मैं बस तुम्हें हिंट दूंगा, सर्कुलर मोशन जब पढ़ाऊंगा तो मैं एब्सोल्यूट क्रिस्टल क्लियर चीजें दिखेंगी कि ये होता क्या है। रेफरेंस फ्रेम, एक्चुअली रेफरेंस फ्रेम, पहली चीज रेफरेंस फ्रेम से आप क्या समझते हो? ऑब्जर्वर का फ्रेम, जहां से बंदा खड़े होके चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, बराबर? एक्चुअली रेफरेंस फ्रेम ना 2 टाइप्स के हैं बेटा। एक है इनर्शियल फ्रेम, इसे कुछ लोग ग्राउंड फ्रेम भी बोलते हैं। अरे लिख लेना, क्यों मरे जा रहे हो? क्या कर रही हो? देखा एक है इनर्शियल फ्रेम, जिसे कुछ लोग ग्राउंड फ्रेम भी बोलते हैं, और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। एक है इनर्शियल फ्रेम, एक है नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है? इसको कुछ लोग ग्राउंड फ्रेम भी बोलते हैं, रीजन भी वो लोग रट लेते हैं। इनर्शियल फ्रेम मतलब ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड, ये स्टेटमेंट हमेशा सही नहीं है, पहली चीज। पर ये ठीक है कि अगर कभी आपको ग्राउंड फ्रेम बोला जाए तो इसकी बात हो रही है। एक्चुअली इनर्शियल फ्रेम का मतलब है ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी है, या तो वो 0 है, मतलब वो ग्राउंड में खड़ा है, और जो उसकी वेलोसिटी है या तो वो कांस्टेंट है। मतलब मैं आपको बोलूं कि सौद इज ड्राइविंग अ स्कूटर एंड हिज वेलोसिटी इज कांस्टेंट 2 मीटर पर सेकेंड, तो वो इनर्शियल फ्रेम। इन शॉर्ट, इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन 0 होता है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन इज नॉन 0। ध्यान सुनना, तुम्हें अच्छा कनेक्ट आएगा। इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन क्या होता है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में नॉन 0, ठीक है? ये 2 डिफरेंट टाइप्स के फ्रेम होते हैं। इसको ग्राउंड फ्रेम इसलिए बोला जाता है क्योंकि कई बार हम ऐसा बोलते हैं ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है, एकदम रेस्ट है और चीजें ऑब्जर्व कर रहा है, तो हम बोलते हैं ग्राउंड फ्रेम। फेयर इनफ, ठीक है? मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम इज नॉन इनर्शियल फ्रेम एंड अ फ्रेम विदाउट एक्सेलरेशन इज इनर्शियल फ्रेम।
ठीक है। एक्चुअली ये जो तुमने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा है F इक्वल टू ma, ये सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में वैलिड है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड नहीं है। बात समझे? मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूं। देख, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आप ऐसा समझो एक रोड है, ठीक है, इसमें एक बंदा बैठा है अपना ए, ठीक है, ठीक है निखिल, और एक ऑब्जर्वर है स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड बी। ये इसको खड़े होके देख रहे हैं, बहुत सही देख रहे हैं। इसका डेटा वगैरह भी ले लेते हैं। लेट अस से इस ट्रॉली और बंदे का मास है कितना? 100 ज्यादा है यार, 2 kgs रैंडम, ठीक है। और आप ऐसा समझो इस पे ना फोर्स लग रही है, कितनी लग रही है? 10 न्यूटन, कुछ ऐसा सीन है, ठीक है। एक ऐसा ब्लॉक है, उसमें फोर्स लग रही है 10 न्यूटन। बंदा हटा, एक ब्लॉक है उसमें फोर्स लग रही है 10 न्यूटन, उसका मास है 2 kgs, ठीक है। अब ये बंदा खड़ा था बी, ऐसे ग्राउंड में खड़े होकर देख रहा है ट्रॉली को। ट्रॉली पे फोर्स लग रही है 10 न्यूटन। क्या ये फोर्स इस बंदे को दिख रही है? हाँ, वो देख 10 न्यूटन फोर्स लग रही है। क्या इसका मास इसको पता है? बोला हाँ। इसने बोला कि F इक्वल टू ma, 10 इज इक्वल्स टू 2 इनटू a, एक्सेलरेशन आया। क्या ये ट्रॉली इस बंदे को एक्सेलरेट होते हुए दिखेगी? हाँ, ऑब्जर्व, इनर्शियल फ्रेम, ग्राउंड पे खड़े होकर उसने ऑब्जर्व किया, उसको कहानी ऐसे दिखी, ठीक है। अब हुआ क्या, आप ऐसा समझो इसी के पैरेलल रोड पे एक बंदा कार लेके आया, ध्यान सुन, ये बैठा, लेट अस से ऑब्जर्वर बी, फॉर ऑब्जर्वर बी। अब तुम ऐसा इमेजिन करो, तुम इस कार के अंदर बैठे हो और आपकी कार एक्सेलरेट हो रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। प्लीज नोट, वेलोसिटी नहीं है, एक्सेलरेट हो रही है, एग्जैक्टली पैरेलल, सेम सिचुएशन। अब आप इस कार में बैठे हो, हाँ। जब तूने इस ट्रॉली को देखा, क्या ये ट्रॉली तुझे चलते हुए दिखी? एट रेस्ट। अरे ये भी 5 से जा रही है, तू भी 5 से जा रहा है, तो ये ट्रॉली आपको कैसे दिखी? एट रेस्ट। इसने बोला भाई मेरे लिए ट्रॉली एक्सेलरेशन इज 0। इस बंदे ने बोला मेरे लिए इस ट्रॉली का एक्सेलरेशन 0 है, बट मेरे लिए इस ट्रॉली पे फोर्स लग रही है, फोर्स तो दिख रही है 10 न्यूटन, which is equals to mass into acceleration। इस ऑब्जर्वर ने बोला सर मेरे लिए ना न्यूटन का सेकंड लॉ लग नहीं पा रहा, बिकॉज मेरे लिए, ऑब्जर्वर के लिए, ट्रॉली पे फोर्स है 10 न्यूटन, बट एक्सेलरेशन दिख रहा है उसे 0। बात समझे? इस ऑब्जर्वर को इस ट्रॉली का फोर्स दिख रहा है 10 न्यूटन, बट एक्सेलरेशन कितना दिख रहा है? 0। सो इस बंदे ने बोला कि मेरे लिए न्यूटन का सेकंड लॉ लग नहीं पाता। ये होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम में। नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन का सेकंड लॉ नहीं लगता। तो जब ये प्रॉब्लम हमारे सामने आई, न्यूटन के सेकंड लॉ को नॉन इनर्शियल फ्रेम में, बिकॉज न्यूटन का सेकंड लॉ तो यार एक्सेप्टेड,
इट इज अ लॉ। ऐसा थोड़ी आप बोल सकते हो कि एक फ्रेम में लगेगा एक में नहीं लगेगा। जब ये प्रॉब्लम आई तो हमने एक नई फोर्स को जन्म दिया जिसे हमने बोला सूडो फोर्स। और हमने बोला अगर आपको न्यूटन का सेकंड लॉ नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगाना है तो आपको सूडो फोर्स लगानी पड़ेगी। दो चीजें इससे समझ में आई। पहली चीज, सूडो फोर्स इज हमने बनाई फोर्स है। ये किसने बनाई है? हमने। क्यों बनाई? नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए। मतलब इनर्शियल फ्रेम में सूडो फोर्स यूज ही नहीं करते। अगर यूज करेंगे तो कहां करेंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम। कुछ बात समझ में आई? अब सूडो फोर्स हमने बनाई, हम लोग ने। तो हम लोग ने इस फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी डिफाइन किया। हमने बोला सूडो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, सूडो फोर्स का डायरेक्शन जो होगा, दैट विल बी ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। और जो सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, दैट विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। ये हमने डिफाइन किया लोगों ने। अब इसके आने के बाद कहानी एकदम बदल गई। अब इस ऑब्जर्वर ने बोला कि अब मैं दोबारा इक्वेशन लगाता हूं यूजिंग सूडो फोर्स। तो इसने बोला कि ठीक है, सूडो फोर्स, इसने ऑब्जर्वर बी ने बोला कि भैया मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में हूं, अब मैं एफबीडी बनाता हूं इसका, ट्रॉली का। तो ट्रॉली का एफबीडी बनाया। इसने बोला ट्रॉली का एफबीडी मैंने बनाया तो मुझे फोर्स तो दिख रही है 10 न्यूटन। इसने फोर्स लगा दी 10 न्यूटन। पर इसने बोला क्योंकि मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में हूं, मैं सूडो फोर्स भी लगाऊंगा। तो सूडो फोर्स लगाई। डायरेक्शन ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, मतलब फ्रेम आगे जा रहा है तो सूडो फोर्स लगी पीछे। मैग्नीट्यूड, मास कितना था? 2 किलो इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम 5 आया 10 न्यूटन। क्या अब इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन हो गया 0 इस बंदे के लिए? क्या उसे दिखा भी 0? ये चीज करी सूडो फोर्स ने। ठीक है, जो बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं वो क्लियरली नोट कर लो। सूडो फोर्स में मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर है, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी नहीं है। ये कैसे सेम है? बात समझ लेना अच्छे से। ये अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं। एक दो बार जब हम क्वेश्चंस करेंगे तुमको बात अपने आप समझ में आ जाएगी, परेशान मत हो। बट मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, समराइजिंग इट ऑल। पहली चीज, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रेम, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। इनर्शियल होता है विदाउट एक्सेलरेशन, नॉन इनर्शियल होता है एक्सेलरेटेड फ्रेम। ऐसा फ्रेम जो एक्सेलरेट हो रहा हो। और इनर्शियल फ्रेम में, सॉरी, नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन का सेकंड लॉ वैलिड नहीं होता, इसलिए हमने एक नई फोर्स बनाई, सूडो फोर्स। ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, ये हमने बनाई सो दैट वी कैन अप्लाई F equal to ma in non-inertial frame also. फाइनल कंक्लूजन इज, जब भी मैं F equal to ma एक्सेलरेटेड फ्रेम के लिए लिखूंगा मैं सूडो फोर्स लगाऊंगा। कुछ बात समझ में आई? अब मैं तुम्हें बताता हूं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो सूडो फोर्स होता है। कुछ बात समझ आई? अगर आप जो कार सर्कुलर मोशन में है उसके अंदर बैठ जाओ तो तुमको सूडो फोर्स फील होता है। बाहर खड़े हो जाओ सड़क पे तो ये फोर्स तुमको दिखेगा नहीं। ठीक है, कुछ बात समझ आई? बाकी तुमको मैं क्वेश्चन से समझाता हूं, उतारो रेफरेंस पे।
तुम्हारा फेस्टिवल हो गया क्या कौन सा? स्मॉल का नहीं अभी हाँ मंडे को नहीं ट्यूसडे को सर हमेशा ऐसे फिक्स नहीं रहेगा ना कि ये दोनों का एक्यूरेशन सेम रहेगा? नहीं हमेशा फिक्स नहीं होगा तू बगल में कार में बैठा है जो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रही है ठीक है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 into 2 मास इसका जिस बॉडी पे आप वीडी बना रहे हो और फ्रेम का एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर का ठीक है सुडो के बगल में लिख लेना दिस फोर्स वाज मेड टू अप्लाई F equal to ma नॉन इनर्शियल फ्रेम This force was made to apply F equal to ma in नॉन इनर्शियल फ्रेम्स कुछ बात समझ आई हाँ हाँ लिफ्ट में कभी वेइंग मशीन रख के वेट ना पाएगा सर इतने फालतू नहीं है ये फालतू काम नहीं करते क्या बोलते हो यार नापा है नापा नहीं मतलब किया है ऐसे। क्या नापा है कि नहीं नापा नहीं है बस सुना है। फील किया फील किया हाँ फील की अरे सही बात है लिफ्ट जब नीचे जाती है तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता तुम थोड़ा हवा में उठ रहे टाइट हो हो गया अबे यार एक तो तुम लोग साले पता नहीं हंसते ही जाता हूँ मिटा दूं नहीं तो नहीं। मम्मी ने कुछ बता दिया नहीं इलेक्ट्रॉन कॉफी काव्य हो गया हाँ निखिल हाँ ऑल्दो हेडिंग लिखना अगर चाहो तो लिफ्ट प्रॉब्लम्स लिफ्ट मैन प्रॉब्लम्स ठीक है इस पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं मैं इसी से तुम्हें सूडो फोर्स का कांसेप्ट भी बताता हूं देखो पहले मुझे बताओ तुमने चलो लिफ्ट छोड़ो तुमने कभी वेट मेजर किया है मेजर किया है इज वेट इक्वल टू मास नहीं क्या डिफरेंस है
मास मैटर, वेट क्या होता है? इट इज अ फोर्स mg। वेट क्या होता है? फोर्स। कौन सी फोर्स? mg। और वेइंग मशीन रीड क्या करता है? व्हाट डज वेइंग मशीन मेजर्स? मैं तुम्हें तो तुमने लिफ्ट में कभी मेजर नहीं किया, मैं तुम्हें बताता हूँ। अरे मजाक की बात नहीं, सुन लो, वेट पे क्वेश्चन आते हैं। जो वेइंग मशीन मेजर करता है ना, वो mg फोर्स नहीं है। पहली चीज तो 9-10 में आपको जो भी पढ़ाया हो, अगर गलती से पढ़ाया हो भूल जाओ। जो वेइंग, जब आप वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हो जाते हो ना, तो वो mg फोर्स मेजर नहीं करता, वो मेजर करता है नॉर्मल फोर्स। पहली चीज क्या मेजर करता है? अब जब आप ग्राउंड पे खड़े हो, जैसे मैं खड़ा हूं वेइंग मशीन के ऊपर, तो इस केस में एफबीडी से सोच, माय नॉर्मल इज इक्वल टू mg। अरे यस और नो, तो तेरा आंसर mg आ जाता है वेइंग मशीन में। बट जो कॉन्सेप्ट है वो ये, वेइंग मशीन क्या मेजर करता है? नॉर्मल। वो mg मेजर, कुछ बात समझ आई? देखिए, वेइंग मशीन मेजर्स नॉर्मल। ध्यान सुनना, ग्राउंड। मानो एक बंदा ना वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा है, ये अपनी वेइंग मशीन है और इसके ऊपर लेट अस से ही स्टैंडिंग। तो जब आप इसका एफबीडी बनाओगे, इस पे ऊपर फोर्स लग रही है नॉर्मल, नीचे फोर्स लग रही है, तो नॉर्मल इज इक्वल्स टू mg। ये मेजर होता है और आपका एक्यूरेट मास आ जाता है कि भैया जो भी है आपका 80, 90, 70, 50 जो भी वो आ जाता है। कैसे आता है? क्योंकि वेइंग मशीन ऐसे कैलिब्रेटेड होती है कि इसको जो भी वैल्यू ये रीड करे, उसको 9.8 से डिवाइड करके आपको शो करे। जैसे मान लो वेइंग मशीन ने मेजर किया 100 न्यूटन, क्या मेजर किया? 100 न्यूटन, तो वो 100 को डिवाइड करके 10 से डिवाइड करके डायरेक्ट आपको 10 आंसर देगी। इसलिए हम बोलते हैं कि जो वेइंग मशीन आंसर दे रही है वो मास है। वो मास क्यों है? क्योंकि इट इज कैलिब्रेटेड इन सच अ वे कि वो 9.8 से g से डिवाइड करके आपको आंसर दे रही है। कुछ बात समझ आई? ठीक है। सो ये सिचुएशन चलती है जब आप ग्राउंड पे होते हो। अब ऐसा सोच तू लिफ्ट में, मान ले एक लिफ्ट है कुछ ऐसे, और इसके अंदर अपना ऑब्जर्वर खड़ा है वेइंग मशीन पे, वेइंग मशीन पे सॉरी बंदा खड़ा है, ठीक है। और ये लिफ्ट जा रही है ऊपर एक्सेलरेशन a से। पहले तो इसका वेट बढ़ेगा कि कम होगा? यू विल फील हेवी, यू विल फील कैसे? मैं आपको फील कराता हूं। अब यहां पे मैं इक्वेशन तुम्हें दोनों तरीकों से लिख के बताऊंगा, एक इनर्शियल फ्रेम में भी, नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी। देख, सबसे पहले इनर्शियल फ्रेम में इक्वेशन लिख के बताता हूं। ये मैं आपको बेसिकली फील करा रहा हूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन हमेशा एनआई या आई फ्रेम से होगा। जिसमें तुम चाहो उसमें सॉल्व करो, जिसमें बच्चे को फील आती है वो उसमें सॉल्व करता है। इनर्शियल फ्रेम, आप ऐसा सोचो ऑब्जर्वर यहां खड़ा है ग्राउंड पे, इनर्शियल फ्रेम। इस ऑब्जर्वर के लिए इस बंदे का एफबीडी बनाना है हमें। बात समझ आई? किसके लिए? इसके लिए। तो जब हमने इस ऑब्जर्वर का एफबीडी बनाया, इस पे ऊपर फोर्स लगी नॉर्मल, नीचे फोर्स कितनी लगी? और ये बंदा ऊपर कितने से जा रहा है? तो इस बंदे ने इसके ऊपर इक्वेशन लिखी, नॉर्मल माइनस mg इज इक्वल्स टू ma। यस और नो? ठीक है। सो नॉर्मल इज इक्वल्स टू m, देख वेट बढ़ गया। ये वो वेट है जो आपका वेइंग मशीन मेजर करेगा अगर आपकी लिफ्ट ए से ऊपर जा रही है। रट मत लेना, पता चला फॉर्मूला रट लो mg प्लस f। अब वो नहीं समझा कैसा है नॉर्मल माइनस mg। अरे f नेट इक्वल टू ma, ऊपर फोर्स लग रही है नॉर्मल, नीचे फोर्स लग रही है mg, तो f नेट क्या हुआ? नॉर्मल माइनस mg इज इक्वल्स टू ma। अभी तक यही तो कर रहे थे टेंशन में।
कुछ बात समझ आई? ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में देख, कोई बोले नहीं सर नॉन इनर्शियल फ्रेम में लिखेंगे इक्वेशन, लिखो बिल्कुल लिखो नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब ऑब्जर्वर, आप ऐसा समझो ऑब्जर्वर बैठा है यहां पे, ये क्या ऑब्जर्वर एक्सेलरेट हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है, ए से। सो क्या नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया? इसके लिए दोबारा एफबीडी बनाओ। तो जब इस ऑब्जर्वर के लिए आप एफबीडी बनाओगे तो एक तो फोर्स लगी नॉर्मल, एक फोर्स लगी एमजी, पर क्या एक सूडो फोर्स एडिशनल लगाएंगे हम? सूडो फोर्स, ऑब्जर्वर जा रहा है ऊपर मतलब सूडो फोर्स लगी नीचे, ठीक है। मैग्नीट्यूड मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। अब F इक्वल टू एम लगाओ। क्या इस ऑब्जर्वर के लिए इस बंदे पे नेट फोर्स 0 है? अरे रुका हुआ है ना यार, सामने खड़ा है मेरे। F नेट इक्वल टू 0 लगाओ मतलब नॉर्मल इज इक्वल्स टू mg प्लस नॉर्मल इज इक्वल्स टू m। ये सो आप इक्वेशन इनर्शियल फ्रेम में लिखो, आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में लिखो, किसी में भी लिखो, बट नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब भी इक्वेशन लिखोगे आपको सूडो फोर्स लगाना, ठीक है। जब लिफ्ट नीचे जाती है तो क्या हमारा वेट हमें कम फील होता है? ऐसा समझो इसके अंदर बंदा खड़ा है और ये वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा है, लिफ्ट इज गोइंग डाउन विद एक्सेलरेशन है, ठीक है। ग्राउंड फ्रेम के लिए इक्वेशन देखो, इस बंदे के लिए ऊपर फोर्स लगी नॉर्मल, नीचे लगी mg। इस बंदे के लिए इक्वेशन लिखी गई mg माइनस नॉर्मल इज इक्वल्स टू ma। सो नॉर्मल इज इक्वल्स टू m जी माइनस वेट कम हो गया। यही अगर मुझे सूडो फोर्स लगानी है नॉन इनर्शियल फ्रेम में, मान लो ऑब्जर्वर यहां बैठा है, तो इस बंदे का जब मैं एफबीडी बनाऊंगा नॉन इनर्शियल फ्रेम में, एनाइन फ्रेम, ऊपर एक फोर्स लगाऊंगा नॉर्मल, नीचे फोर्स लगी mg, अब सूडो फोर्स, एक्सेलरेशन फ्रेम का है नीचे तो सूडो फोर्स लगी ऊपर, सूडो फोर्स, और सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड हुआ मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। अब भी mg is equals to n plus ma, so n is equals to m। ये है सेम, सब मतलब इक्वेशन दोनों में सेम ही आता है। सेम ही आती है, आप किसी में भी लिखो। मैं बस तुम्हें बता रहा हूं कि तुम एक्सेलरेटेड फ्रेम में लिखो, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम में लिखो। जब भी आप एक्सेलरेटेड फ्रेम पे इक्वेशन लिखने की कोशिश करोगे आपको सूडो फोर्स लगाना है, और वरना ग्राउंड फ्रेम में लिखते रहो। कुछ बच्चे बोलते नहीं इनको सूडो फोर्स कंफर्टेबल नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राउंड फ्रेम पे लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपको मर्जी आप वैसे लिखो, आंसर दोनों से आएगा हमेशा। कुछ बात समझ आई? पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें देखो, इसमें ना कुछ क्लासिक ना स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन के बनते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं, ध्यान सुनना, इफ द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड्स, आपको सिर्फ ट्रू फॉल्स बताना है, ठीक है। इफ द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड्स, जैसे मैं एक लिखी देता हूं स्टेटमेंट, if the lift is moving upwards, weight will always increase। बोलो, जितना ऊपर गए उतना ग्रेविटी डिक्रीज होगी। अरे एकदम आसमान में नहीं पहुंचा रहा हूं, तू कैसी बातें कर रहा है यार? अबे बिल्डिंग पे लिफ्ट की बात कर रहा है यार, ऐसा नहीं मत बोल। ट्रू या फॉल्स? अरे ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? कंफ्यूज मत हो, सुन मेरी बात। लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड्स,
मान लो मैं बोलूं ये लिफ्ट ऊपर जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन 0 है, क्या तेरा वेट डिक्रीज होगा? वेट चेंज सिर्फ एक्सेलरेटेड फ्रेम में होता है, मैंने पहले भी बोला। नॉन इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम में कांस्टेंट वेलोसिटी यार, एक्सेलरेशन, अगर ये एक्सेलरेशन ही 0 हो गया तो आप क्या लिखोगे? n इक्वल टू mg, आंसर। कुछ बात समझ आई? दूसरी भी चीज, कभी कभी ऐसे भी बच्चे को डरा देते हैं। मान लो मैं ऐसे ही स्टेटमेंट दूं, इफ द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड्स कैन वेट डिक्रीज। मान लो लिफ्ट ऊपर जा रही है, क्या कभी आपका वेट कम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देख, मान ले एक लिफ्ट है, उसकी वेलोसिटी ऊपर है बट एक्सेलरेशन नीचे है, रिटार्ड हो रही है, मान लो रिटार्ड हो रही है, तो ये लिफ्ट भले ही ऊपर जा रही है बट केस ये है। कुछ बात समझ आई? हम एक्सेलरेशन पे इक्वेशन लिखते हैं F net इक्वल टू ma, वेलोसिटी पे, इसलिए जो भी स्टेटमेंट्स आते हैं ना उनको बड़े ढंग से एनालाइज किया करो। सब बट अगर एक्सेलरेशन नीचे है तो लिफ्ट ऊपर कैसे जाएगा? रिटार्डेशन यार, अबे रिटार्डेशन सुना, धीरे धीरे स्लो होगी, फिर लिफ्ट रुक जाएगी, नीचे आएगी, रिटार्डेशन। कुछ बात समझ आई? सेम चीज इसमें भी हो सकता है। मैं बोलूं इफ द लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड्स कैन वेट इंक्रीज, यस, एक्सेलरेशन ऊपर लगा दो। ये मूविंग वर्ड से कंफ्यूज मत होना, ये एक्सेलरेटिंग नहीं है। अगर एक्सेलरेटिंग आ जाए तो बात अलग है। Got it? Lift man problem. मंजी सर जी, ठीक है? इतना डिटेल में सोचा था कभी? क्या कुछ भी? सर हमको तो बस रटा देते थे, हम रट लेते थे, बढ़िया नंबर आते थे। कुछ नहीं?
कोई डाउट है बेटा? बिंदास पूछ, शर्माना नहीं, बिल्कुल घर का मास्टर है। सर अगर एक्सीलरेशन ग्रेविटी से ज़्यादा है एंटी-ग्रेविटी भी होगी ना, नीचे जाने के लिए ज्यादा तेज आएगा नीचे। मतलब हवा में उड़ेगी। हाँ ऑब्वियसली, हाँ सही में उड़ जाओगे। जब अरे वो, अरे यार तुम क्या बात कर रहे हो? वो नहीं, उसमें क्या नहीं इमेजिका, हाँ वो ड्रॉप हाँ वो ड्रॉप होता है, जो ड्रॉप होता है तो अपनी सीट से ऊपर उड़ जाते हो। हाँ सो देख रहे हैं, कौन सी बातें कर रहे हैं, सीट से ऊपर उड़ जाते हैं। अभी नहीं गए सच में? नहीं गए सर। कुछ हुआ नहीं कि वही चले जाते थे हम। नाइट्रोजन है और H2O बोल रहा है इससे। कुछ भी नहीं नहीं स्टोन है तो H2O हो गया, इसको मिटा दो। नहीं सर। ये यहाँ मिटा दूं? हाँ वो मिला। और तुम्हें एक बढ़िया चीज बताता हूँ इसी में। एक मिनट देख लो, छोटी सी चीज मुझे याद आ रही, फिर बताते रहना। तुम्हारे घर में कभी वो रेनोवेशन का काम हुआ है? आउटर वॉल पे, इंटीरियर नहीं, आउटर, बिल्डिंग के आउटर वॉल पे, मतलब तुमने कभी देखा वो पेंटर जो है वो रस्सी से बांध देता है और फिर खड़े होकर पेंट करता है? हाँ देखा है कभी? पेंटर अपने आप को जिस पुल करता है, जैसे मान लो आप पेंटर हो, ठीक है, आपको पेंट करनी है बिल्डिंग, तो आप क्या करोगे? ऊपर रस्सी बांधोगे, रस्सी पे ऐसे चढ़ोगे? पेंटर कभी ऑब्जर्व नहीं किया। सब नीचे नीचे से यही से बनता है बट वो नीचे उतरता है ना। हाँ हम थोड़ा थोड़ा देखा है, सुनो। ऐसा समझो, मान लो एक रोप पे अगर एक पेंटर है ना चढ़ने की कोशिश कर रहा है, ऐसे हाथ से पकड़ के, ठीक है, मान लो पेंटर का वेट कितना, मास कितना होता होगा ऑन एन एवरेज? 50, हाँ उससे ज्यादा ही होता होगा, 60 के आसपास, 50 के 60 केजी, है ना? तो सोच अगर इस पॉइंट पे मैं एफबीडी बनाऊं तो टेंशन इज इक्वल्स टू 600 न्यूटन ऑन एन एवरेज। अगर मान लें कि पेंटर बहुत धीरे धीरे चल रहा है और नेट फोर्स बैलेंस है, तो सोच मतलब पेंटर को 600 न्यूटन की फोर्स खींचनी पड़ रही है। तो पेंटर क्या करता है, मैकेनिकल सिस्टम ऐसा कुछ बनाता है, वो एक प्लैंक लेता है, ये प्लैंक भी कुछ मान लो 5 किलो का है, या और बढ़ा दो 10 किलो का है। कितने किलो का प्लैंक लिया उसने? सोच 10 किलो का, और इससे बहुत छोटा होता है, 2-4 किलो का ही होता है, बट मान लो 10 किलो का प्लैंक ले लिया उसने। वो क्या करता है, इस प्लैंक से बढ़िया ऊपर पुल्ली लगाता है और इस प्लैंक के ऊपर ऐसे खड़ा हो जाता है और वैसे पुल प्लैंक ऊपर जाता है। अब देखो उसको फोर्स कितनी लगानी पड़ रही है। अब देख, अगर इस वायर में टेंशन T, तो इस पे टेंशन T, एक ही रोप है कि नहीं? अब देख पूरे सिस्टम पे अगर मैं बात करूं, पूरे सिस्टम को देख, तो ऊपर फोर्स लग रही है 2T और नीचे कितनी लग रही है? 60 प्लस 10 700 न्यूटन। टेंशन कितना है देख। इसलिए जब पेंटर को ऊपर चढ़ना होता है ना, वो एक प्लैंक लेता है, उस प्लैंक से रस्सी बांध के पुल्ली से और ऐसे खींचता है। इसलिए हम बोलते हैं पुल्ली से आप कोई चीज खींचो तो आपको बहुत कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। उसका रीजन ये है।
टेंशन डिवाइड हो जाती है। मैकेनिकल सिस्टम से, अरे फिजिक्स बहुत क्लासिक जगह यूज होती है। सॉल्व देख रहा पता नहीं क्या हमने सोचा ही नहीं था। अरे होती है सही में।